Assalamualaikum, dear students. How are you all? I hope you are all good and doing well in your life. As you know well कि हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस सेक्शन में हमने इसका हाफ जो फर्स्ट वाला हाफ टॉपिक है वो क्लियर कर लिया था। इस सेक्शन में हम इसका नेक्स्ट वाला हाफ इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो लास्ट वाला फार्मूला यहाँ पर रीड किया था वो ये था कि टोटल वर्क इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर्सेस, यानी कुल जो हमारा टोटल वर्क होगा वो इन तमाम छोटे-छोटे जो इंटरवल्स के वर्क के बराबर होगा, जहाँ पर हर हिस्से में जो फोर्स एफ थी और हमारे पास एंगल थीटा था और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डेल्टा डी था। यानी अगर हाँ किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स दिखाते हैं जो एक सीधी लाइन में नहीं बल्कि मुख्तलिफ एंगल से लगती है, तो हम इसका जो टोटल वर्क डन है वो तमाम छोटे-छोटे इंटरवल्स को के जो वर्क होते हैं उनको हम जमा करके या उनको हम ऐड करके उसको उससे निकालते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी रास्ते पर चलते हुए छोटे-छोटे आप स्टेप्स लेते हो, कदम उठाते हो, तो हर जो आपका स्टेप है वो एक छोटा-सा क्या है डेल्टा डी है, ठीक है? इन सब जो आपके कदम उठाते हैं या जो आप जितने भी स्टेप्स लेते हैं, इन सब स्टेप्स का जो मजमुआ होता है वो आपका टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है या जो आपका पूरा सफ़र है उसको ब बनाता है। और अगर आपने पूरे सफ़र को फाइंड आउट करना है तो अगर आप ये काउंट करें कि आपने कितने स्टेप्स उठाए हैं, तो इससे जो है वो आप काउंट कर सकते हैं। ये बस एक समझाने के लिए थोड़ा-सा ट्रिक था। इसी तरह कहता है कि हर हिस्से में जैसे हमने यहाँ पर उसके इंटरवल्स बनाए, इसके हिस्से बनाए, कहता है कि हर हिस्से में जो फ़ोर्स है वो थोड़ी अलग होती है। तो फ़ोर्स जो है तो इसीलिए जो हमारा वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, एफ कॉस थीटा डेल्टा डी। हर हिस्से का अलग-अलग वर्क बताता है, ठीक है? एफ और डेल्टा डी और कॉस थीटा हर हर इंटरवल की अपनी वैल्यू होगी, इसी वजह से हर इंटरवल का जो वर्क डन है वो डिफरेंट आएगा। लेकिन जब आप इन सब को जमा करेंगे, इनका सम अप लेंगे तो फिर हमारे पास टोटल वर्क जो है वो आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट हिस्से की तरफ। यहाँ पर देखिए वी कैन एग्जामिन द दिस ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग एफ कॉस थीटा वर्सेस द डी एज शोन इन द फिगर। अब यहाँ पर उसने बोला है कि हम इसको अब ग्राफ का ऊपर भी शो करवा सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के केस में भी हमने उसको ग्राफ के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट किया था। सेम इसी तरह कहता है कि हम इस केस में भी जो है इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ के ज़रिए हम इसको दिखा सकते हैं। यानी अब हम वर्क को ग्राफ के ज़रिए समझेंगे। फर्स्ट करें कि एक हम चार्ट बनाते हैं यानी ग्राफ बनाते हैं। उसके ऊपर हम एक एक्स एक्सिस पर लाइन ड्रा करते हैं और एक वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस के अलोंग स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि हम डिस्प्लेसमेंट को रखेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो हम एफ को रखेंगे। चूँकि अब यहाँ पर फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है यानी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट वो यूज़ हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एफ कॉस थीटा। अब जैसे-जैसे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ता है तो हम देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है? ग्राफ की सूरत में ग्राफ की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि जैसे-जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है तो जो फ़ोर्स है वो कम हो रही है या बढ़ रही है। ये ग्राफ हमें सिखाता है कि जो वर्क डन है दरअसल एरिया अंडर द कर्व से निकाला जा सकता है, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो शेडिंग एरिया है वो किसके बराबर होता है, वर्क के। इसी तरह यहाँ पर भी जो एरिया होगा, ये देखिए ये यहाँ पर ग्राफ में कर्व बन रहा है, तो जो एरिया होगा जितना भी एरिया आएगा उस कर्व के नीचे तो वो हमें जो है वर्क को दिखा रहा होगा, उससे जो है हम अपना वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस डिस्प्लेसमेंट डी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द इक्वल इंटरवल्स। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट डी को हम एन बराबर इंटरवल्स में इसको बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को छोटे-छोटे हिस्सों में हमने तकसीम कर लिया है। जैसे एक लंबी लाइन है और इसको आपने छोटे-छोटे हिस्सों में जो है वो तोड़ लिया है। ये इसीलिए किया जाता है ताकि स्टूडेंट हर हिस्से में जो फ़ोर्स को तकरीबन कांस्टेंट समझकर जो है वो आसानी से उसका जो है हिसाब लगाया जा सके। तो इसीलिए हमने ये देखिए ये बड़ी सारी लाइन है, उसको हमने छोटे-छोटे हिस्सों में जो है वो तोड़ लिया है। आगे कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ एफ कॉस थीटा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच इंटरवल इज इंडिकेटेड इन द फिगर। हर हिस्से के कहता है शुरू में जो एफ कॉस थीटा की वैल्यू है उसको ग्राफ में दिखाया गया है। यानी हर हिस्से की जो शुरुआत होती है या जहाँ से हर हिस्सा स्टार्ट हो रहा है उस पर फोर्स की जो पावर है उसको नोट किया गया है। ये ऐसे ही है स्टूडेंट, जब आप सीढ़ी पर चढ़ते हुए हर स्टेप पर अपनी एनर्जी को मेजर करते हो तो हर स्टेप पर जो फोर्स होती है वो थोड़ी अलग हो सकती है। सेम इसी तरह यहाँ पर भी हर इंटरवल में जो वैल्यू है कॉस थीटा की कहता है कि उसको डिफरेंट भी हो सकती है और उसको यहाँ पर दिखाया गया है।
अब यहाँ पे देखिए कहता है कि नाउ द ith shaded rectangular has an area fi cos theta I delta d which is the work done during the ith interval। अब कहता है कि जो ये वाला चूंकि यहाँ पर उसने सबको i का नाम दिया है, जैसे यहाँ पर देखिए F1 cos थीटा 1 है और उसके आगे जो है Fi cos थीटा I है, यानी 100 ऑन चलता जा रहा है और उसके आगे Fn है। यानी कहता है कि अब अगर ith शेडेड जो रेक्टेंगुलर का जो एरिया है वो किसके बराबर है, Fi cos थीटा I डेल्टा d के बराबर, जो कि ith में जो वक्फे के दौरान यानी इंटरवल के दौरान किया गया वर्क है। अब ये लाइन हमें ये समझा रही है कि जब कोई बॉडी एक फोर्स के ज़ेरे असर हरकत करती है तो हम इसकी जो हरकत है या इसकी जो मोशन है उसको छोटे-छोटे इंटरवल्स में तक़सीम कर लेते हैं। हर छोटा जो इंटरवल है एक मख़सूस जो फोर्स है और जो डायरेक्शन है वो रखता है। यहाँ पर आयत का मतलब ये है, यानी ITH का मतलब ये है कि किसी भी मख़सूस नंबर वाला वक़फ़ा जो है या इंटरवल हो सकता है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हम I की जगह जो है वो कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, यानी हर एक का अपना जो है वो स्पेसिफिक नंबर हो सकता है। अब चूँकि जो फ़ोर्स है वो हमेशा मोशन की सिमत में नहीं लगती, इसलिए हम इसका सिर्फ वही हिस्सा लेते हैं जो कि मोशन की जो है वो डायरेक्शन में होती है, यानी हम लेंगे कॉस थीटा। अब ये थीटा है, ये वो वाला एंगल है जो कि फ़ोर्स और डिस्टेंस के दरमियान में होता है। अब यहाँ पर जो डेल्टा डी है ये एक बहुत छोटा-सा एक डिस्टेंस है जो कि जिस्म ने या बॉडी ने तय किया है। इस छोटे से वक़्फ़े के दौरान स्ट्रेंथ जो वर्क हुआ है वो असल में एक रेक्टेंगुलर की शक्ल में कहता बनता है, जिसको हम किसकी शेप में ज़ाहिर करते हैं, Fi cos थीटा I एंड डेल्टा डी। जिसका स्टूडेंट जो एरिया वो क्या है, एरिया ये है, यानी Fi cos थीटा I डेल्टा डी। अब ये जो रेक्टेंगुलर है ये शेडेड यानी सायादार होती है, और ताकि जो ग्राफ में इसको वाज़िया तौर पर जो है वो दिखाया जा सके। लिहाजा इस लाइन का मतलब ये है कि जब हम किसी भी फोर्स के ज़रिए असर होने वाला वर्क का ग्राफ बनाते हैं तो हम हर छोटे इंटरवल में जो वर्क हो रहा होता है इसे हम एक रेक्टेंगुलर की शेप में ज़ाहिर करते हैं, जो कि इन तमाम रेक्टेंगुलर्स के जोड़ने से हमें जो उसका टोटल वर्क डन है वो हासिल होता है। आगे देखिए, दस द वर्क डन गिवन बाय द इक्वेशन 4.4 इक्वल्स सम ऑफ द एरियाज ऑफ द ऑल रेक्टेंगुलर्स। कहता है कि अगर आपने टोटल वर्क डन फाइंड करना है तो इससे क्या होगा कि इन सारे जो ये रेक्टेंगुलर्स हैं इनका अगर हम वर्क डन को हम प्लस करेंगे तो उससे जो हमारा वर्क डन जो है वो निकल आएगा। यानी हर इंटरवल का या हर रेक्टेंगुलर का आपने सबसे पहले इंडिविजुअली आपने वर्क डन को फाइंड करना है। फिर जब आपने टोटल वर्क डन फाइंड करना है तो उसके लिए तमाम जो ये रेक्टेंगुलर्स हैं उनका जब हम वर्क डन को प्लस करेंगे, सम अप करेंगे, तो उससे जो हमारा फाइनल जो वर्क डन है वो निकल आएगा। If we subdivide the distance into a large number of intervals so that each delta d becomes very small, the work done given by equation 4.4 becomes more accurate। अब इसमें स्टूडेंट कह रहा है कि अगर हम डिस्टेंस को और भी बहुत छोटे-छोटे हम इसको इंटरवल्स में मज़ीद तक़सीम करें ताकि हर जो डेल्टा डी है वो बहुत छोटा हो जाए। ठीक है, यहाँ पर तो इतना छोटा नहीं है, कहता है कि अगर हम इसको और डिवाइड करें, सब डिवाइड करें, तो इससे कहता है कि जो वक़फ़ा है या जो इंटरवल है वो हमारे पास बहुत छोटा हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको और डिवाइड करेंगे तो वक्फे जो हैं, ये जो इंटरवल्स हैं वो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तादाद में, इंटू अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरवल्स, बहुत ज़्यादा तादाद में जो इंटरवल्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे और वो बहुत छोटे-छोटे हो जाएंगे, बिकम्स वेरी स्मॉल। क्योंकि अगर हम इसको मज़ीद छोटा करेंगे तो ये बहुत बारीक-बारीक लाइनें हो जाएंगी। बिकम्स कहता है कि उससे क्या होगा, जो वर्क डन होगा हमारा बिकम्स मोर एक्यूरेट, वो जो कहता है कुछ ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। जितने ज़्यादा हम फासले को छोटे-छोटे हिस्सों में तक़सीम करेंगे, जितना हमारे पास छोटी-छोटी लाइनें आएँगी, इतना ही जो हमारा जो कैलकुलेशन है या जो हमारा हिसाब है वर्क डन का वो ज़्यादा दुरुस्त होगा। अगर हम पूरे स्टूडेंट इस जर्नी को या पूरी लाइन को अगर हम 1000 या इससे भी ज़्यादा छोटे इंटरवल्स में हम तक़सीम कर दें, तो हर जो इंटरवल में जो हमारा वर्क होगा वो ज़्यादा जो रियलिस्टिक अंदाज में जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है, ज़्यादा दुरुस्तगी उसके अंदर आएगी, विदाउट एन एरर होगा, और जो है उसके अंदर ज़्यादा जो हमें करेक्टनेस है वो देखने को मिलेगी। अब ये कहता है कि ये जो तरीका होता है ये हमें इंटीग्रेशन यानी जो एक पूरी तस्वीर है या जो पूरा ग्राफ है उसके तकम्मुल की तरफ यानी तसव्वुर की तरफ हमें लेकर जाती है। ठीक है, आपने जितनी ज़्यादा मज़ीद लाइनों में तक़सीम करेंगे उतना आपका जो रिज़ल्ट होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। आगे देखिए, कहता है इफ वी लेट ईच डेल्टा डी टू अप्रोच जीरो देन वी ऑब्टेन एन एग्जैक्ट रिजल्ट फॉर द वर्क डन सच एज। कहता है कि अगर हम हर डेल्टा डी को सिफर के इक्वल कर दें, करीब कर दें, तो हमें जो
वर्क का बिल्कुल कहता है कि जो रिज़ल्ट मिलेगा वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट होगा, विदाउट एनी एरर होगा, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट होगा। यानी पीछे हमने देखा कि अगर हम इसको बहुत छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो चाहे आप इसको 1000 इक्वली हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो फिर आपका रिज़ल्ट बहुत एक्यूरेट आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप डेल्टा डी को अप्रॉक्सिमेटली 0 के इक्वल कर दें, यानी जब हम डेल्टा डी को इंटेंसिफ़ाई करेंगे बहुत ज़्यादा स्मॉल हिस्सों में, तो यानी इतना छोटा कर देंगे तो तकरीबन वो सिफ़र के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि रियल में इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें एक स्टूडेंट बिल्कुल एक दुरुस्त और मुकम्मल जो रिज़ल्ट है वो देता है, जो कि हकीकत में जो बॉडी पर की जाने वाली, जो उसके ऊपर लगने वाली फ़ोर्स होती है और उस बॉडी का तय किया जाने वाला मुकम्मल जो डिस्प्लेसमेंट है उसको ज़ाहिर कर रहा होता है। अब यहाँ पर उसने हमें टोटल वर्क का फ़ॉर्मूला बताया है कि टोटल वर्क इज़ इक्वल टू लिमिट, उसके बाद लिमिट लगाई है और सिग्मा लगाया है, फिर लिखा है एफआई कॉस थीटा आई एंड डेल्टा डी आई। अब ये फ़ॉर्मूला स्टूडेंट ये एक मैथमेटिकल अंदाज में लिखा गया है कि जो टोटल हमारा वर्क है वो किस तरह से जो है हासिल किया जा सकता है। अब सिग्मा जो है, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, यानी सम अप सिग्मा का मतलब होता है सम अप ऑफ ऑल फोर्सेस। यानी यहाँ पर आगे उसने फॉर्मूला लिखा है कि अगर आप तमाम फोर्सेस और तमाम डिस्प्लेसमेंट के जो हासिल को आप जमा करते हो, सम अप उनका लेते हो, तो फिर हमारे पास टोटल वर्क डन जो है वो आ जाएगा। सिग्मा जो है वो तमाम जो रेक्टेंगुलर्स का जो मजमूआ है उसको ज़ाहिर कर रहा है, और जो लिमिट है, यानी यहाँ पर उसने लिमिट ये देखिए लगाई है कि अगर हमारे पास जो डेल्टा डी है वो अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू हो जाए 0 के। लिमिट का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर हम जो डेल्टा डी है उसको बहुत छोटा करते जा रहे हैं यहाँ तक कि वो सिफर के इक्वल पहुंच जाए, इसी तरह हमें एक कॉन्टिन्यूस जो कर्व है उसके नीचे का जो रकबा है वो मिल जाता है, जो कि असल जो हमारा टोटल वर्क के बराबर होता है। आगे यहाँ पर उसने नीचे बताया है कि इफ दिस लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेज 0, द टोटल एरिया ऑफ ऑल द रेक्टेंगुलर अप्रोचेज टू द एरिया बिटवीन द एफ कॉस थीटा वर्सेस डी curve and x-axis from P to Q as shown shaded in figure 4.7। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर हमारा जो डेल्टा डी है वो सिफर के इक्वल हो जाए, तो तमाम जो रेक्टेंगुलर्स का मजमुआ होता है, जो उनका मजमुआ यानी इन तमाम रेक्टेंगुलर्स का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, एफ कॉस थीटा और डी के दरमियान जो बनने वाली कर्व है उसके नीचे के रकबे के तकरीबन बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ग्राफ बनाएं जिसमें एक्स एक्सिस पर डी और वाई एक्सिस पर फोर्स हो, तो यानी एफ कॉस थीटा हो, तो इस कर्व के नीचे जो शेडेड एरिया होगा वही असल में हमारा वर्क डन होगा। यानी एफ कॉस थीटा और डी के नीचे जितना भी हमारा ये शेडेड एरिया होगा वो हमारा जो है वो वर्क डन को जो है वो जाहिर कर रहा होगा। Thus, the work done by a variable force in moving the particle between two points is equal to the area under the f cos theta versus d curve between the 2 points P and Q। अब यहाँ पर उसने ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट दोबारा से रिपीट कर दिया है कि लिहाजा कहता है कि अगर किसी भी हम वेरिएबल फोर्स यानी जो बार बार चेंज हो रही है फोर्स, उसके ज़रिए हम एक पॉइंट को या एक हम पार्टिकल को दो पॉइंट्स के दरमियान उसको मूव करवाएंगे, यानी ये देखिए ये गई है पॉइंट पी से क्यू की तरफ। तो कह रहा है कि जो हम इसको मूव किया पॉइंट पी से क्यू की तरफ गई, तो उसका जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, एफ कॉस थीटा और डी के दरमियान जो बनने वाला जितना भी शेडेड एरिया है, यानी अगर हम डी को अलोंग द एक्स एक्सिस और एफ कॉस थीटा को अलोंग वाई एक्सिस अगर हम करते हैं, उनको पुट करते हैं, तो उससे जो हमारा जो कर्व बनेगा उसके नीचे जितना भी एरिया होगा वो हमारे वर्क डन के बराबर होगा। यानी अगर हमारे पास फोर्स जो है वो मुसलसल एक जैसी ना हो, बल्कि ड्यूरिंग द जर्नी जो है वो बार बार हमारी चेंज होती रहे, तो फिर हमारी जो एवरेज या जो हमारी सिंगल फोर्स है उससे काम नहीं निकलता। ऐसे में क्या है कि हमें पूरी जर्नी का जो तफसीली हिसाब किताब है वो करना पड़ता है, और वो इसी तरह ही होता है कि अगर हम जो है वो ग्राफ का एरिया निकालेंगे और उसके छोटे छोटे इंटरवल्स बना लेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेंगे, फिर हर इंटरवल का अपना वर्क डन फाइंड करेंगे, और इन तमाम इंटरवल्स का, इन तमाम रेक्टेंगुलर्स का जब हम वर्क डन को प्लस करेंगे, इनको ऐड करेंगे, इनका हम समेशन लेंगे, तो उससे जो है हमारा जो टोटल वर्क डन है वो हमें मालूम हो जाएगा। अब स्टूडेंट अगर हम पिछले टॉपिक और इसको रिलेट करके पढ़ें, तो आप ज़रा गौर कीजिए कि पिछले टॉपिक में जो हमने ग्राफ बनाया था वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आया था, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स थी वो बिल्कुल जो है वो एक कांस्टेंट थी, यानी कांस्टेंट फोर्स के जो हमने ज़ेरे असर अगर जो हमने वर्क डन पढ़ा था उसका जब हमने ग्राफ बनाया था तो बिल्कुल हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई थी, कर्व नहीं आया था।
लेकिन अगर हम इसका ग्राफ को देखें, इसका ग्राफ उसके साथ रिलेट करें तो ये देखिए बिल्कुल स्टूडेंट कर्व बनी है। कर्व का मतलब ये है कि जो हमारी फोर्स है वो एक जैसी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर भी उतना है, यहाँ पर भी उतना है, लेकिन इसका जो फोर्स है ये देखिए यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम होती 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 यहाँ पर आकर थोड़ा सा कांस्टेंट हो गई। तो इसलिए जो कहता है कि हर पॉइंट पर फोर्स डिफरेंट लग रही है, इसलिए इस टॉपिक का नाम ही क्या था, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो इसका जो टोटल एरिया होगा वो एरिया अंडर द कर्व के बराबर होगा। तो उससे जो है वो हम अपना टोटल वर्क डन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि ये आपको ट्रिकी टॉपिक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, समझ आ गया होगा। इन शेप्स को और इस डायग्राम को, इस फिगर को और इस ग्राफ को आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है और इसके अंदर ये दोनों चीज़ें जो है आपने मेंशन करनी होती हैं। ओके, ये फिगर भी और ये ग्राफ भी आपने मेंशन करना होता है। तो इस तीन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन की, और इसको अच्छे से समझिए, अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर आउट कीजिए। अगर कोई भी आपकी कन्फ्यूजन हो या कोई भी पॉइंट आपका अनक्लियर हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों तो प्यारा सा कमेंट लिखिए, ताकि हमें जो है वो और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और ये पता चल सके कि कौन सा पॉइंट हमारा वीक है और कौन सा जो है वो स्ट्रॉन्ग है। जो वीक है उसके ऊपर मज़ीद जो है वो हम अपना वर्क कर सकें। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी होगी कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।